Hello everyone. Today we want to start alternating current. Very important topic for board examination. Class 12 student. Alternating current, AC current. Current two types. One is the DC direct current और other alternating current. तो आज का टॉपिक है alternating current. Alternating current में आपको अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है डिफरेंट, अगर सेपरेटली रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगे हैं किसी भी सर्किट में, तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रहेगा, उनके फेजर डायग्राम क्या होंगे और उसके इक्वेशन क्या और उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, आज के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक एक टॉपिक डिटेल से आपको बताया जाएगा। सबके डायग्राम भी आपको बिल्कुल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फेज डिफरेंस रहता है और उसका पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और इम्पीडेंस किस तरीके से निकालते हैं। तो ये सब आपको आज के टॉपिक में मिलेगा। कुछ जनरल चीजें हैं उनको समझ लीजिए, जैसे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जो करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो हम लोग फेजर डायग्राम निकालेंगे, तो करंट एंड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है और डायरेक्शन क्या होती है उसकी अल्टरनेटिव अपोजिट रहती है। तो करंट और वोल्टेज का जो वेरिएशन है, डिफरेंट वेव हमने दिखाई है यहाँ पे, जैसे सिनुसाइडल वेव और ट्रायंगुलर और रेक्टेंगल और स्क्वायर वेव। तो इसमें जैसे साइनोसॉइडल वेव में क्या होता है, फर्स्ट पॉजिटिव ये मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज ये 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, फिर इसकी डायरेक्शन देखो ये अप है और इसके बाद डाउनवर्ड हो जाएगी, निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसमें क्या होता है, जब वेव मूव करती है तो इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो चेंज आता है वो क्या है, 0 से मूव करता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर से 0 होगा, फिर निगेटिव फेज में आ जाएगा और फिर से 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट वेरी 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एंड डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, सक्सेसिवली क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में वेरी करते हैं। ये सिनुसाइडल वेव है और इस तरीके से इसका वेरिएशन होता है। आप वेव का वेव फॉर्म देख के बता सकते हैं। इसी तरह के सिमिलरली एक ये है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव में एक ट्रायंगल का फॉर्म रहता है वेव का, ये पॉजिटिव साइकिल है इसकी और ये नेगेटिव साइकिल है, ये हाफ साइकिल है। इसके बाद में यहाँ पे T/4 हो गया, यहाँ T/2 और इस जगह पे T, टोटल कंप्लीट साइकिल होती है T। तो ये साइकिल हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रायंगुलर साइकिल है। इसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वेव फॉर्म है डिजिट का, जिस तरीके से आप बाइनरी डिजिट में देखते हैं ना 1 0 1, ठीक है। तो उसी तरीके से अल्टरनेट ये स्क्वायर फॉर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब डिजिट आप निकालते हैं तो वहां पे जो पॉजिटिव होता है उसको 1 रखते हैं और जिस जगह गैप रहेगा वहां 0 रहेगा, इस तरीके से पॉजिटिव फिर से जाएगा। तो ये वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड हर एक डायग्राम में आपने वेव फॉर्म चेंज हो रहा है, वेव फॉर्म सभी का चेंज है, लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक का डायग्राम पॉजिटिव नेगेटिव से वेरी कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेट उसकी साइकिल क्या होती है, वेरी करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये एसी सुपरइम्पोज ऑन डीसी। जो डीसी सिग्नल होता है वो उसमें पार्ट ये अल्टरनेटिव कंडीशन नहीं रहती, वो डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। अगर एसी को सुपरइम्पोज कर दिया जाए डीसी पे, डायरेक्ट करंट पे, तो उसकी वेव फॉर्म इस तरीके से मिलेगी। अगर कोई भी फेजर डायग्राम आप देखें और इस तरीके से वेरिएशन देखें तो आप समझ जाइएगा कि एसी सुपरइम्पोज ऑन डीसी। तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में जो वेव फॉर्म है वो किस तरह की कितनी वेव फॉर्म होती है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट इन अल्टरनेटिंग करंट में अभी आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में किस तरीके से वेरिएशन होता है वेव का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज एंड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉजिटिव हाफ साइकिल और हाफ साइकिल नेगेटिव। एवरेज जो वैल्यू होती है वोल्टेज एंड करंट की वो 0 होती है, 0 वैल्यू होती है वोल्टेज और करंट की एवरेज वैल्यू।
अब इसको आप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किस तरीके से मिनिमम मिलेगी। तो I इक्वल टू, अगर करंट का इक्वेशन लिखा जाए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टर्म आपने लिया है वहां साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी रहती है, इसको हम 2 पाई न्यू भी बोलते हैं, 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। वन पीरियोडिक टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी, तो न्यू की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन टी, न्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। तो इसको ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये टाइम पीरियड होता है 1 कंप्लीट साइकिल, इस जीरो से ये कंप्लीट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसका जो टाइम होता है, ये टाइम टोटल टाइम यहां से लेके ये टाइम टोटल होगा, इसको हम बोलेंगे कैपिटल टी। इसी को पीरियोडिक टाइम करते हैं, 1 कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होता है उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक टाइम कितना है, कैपिटल टी। अब ये वैल्यू जो आपने ओमेगा वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको यूज करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, ये टाइम, इसका जो फेज चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी की जब इस जगह पे स्मॉल टी का जो टाइम होगा वो कैपिटल टी के इक्वल होगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये साइन वेव दी गई। इसी तरीके से वोल्टेज की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज की क्या होती है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन वेव को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जीरो पे जो वेव स्टार्ट की है, जीरो से स्टार्ट की, क्योंकि जीरो पे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब यहाँ पे अगर हम कॉस की वेव लेते हैं, वेव फॉर्म कॉस का भी ले सकते हैं, लेकिन कॉस क्या होगा, इस जीरो पे 1 हो जाएगा, तो वेव हमारी इस तरीके से स्टार्ट होगी कॉस की, यहां से ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। लेकिन हम साइन वेव फॉलो कर रहे हैं, तो साइन वेव के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है, तो यहां से 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि साइन जीरो की जो टी इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे ये जो इतना कवर्ड भाग है, ये कितना है, ये इसका 1/4 टर्म निकल रहा है। जब यहां से ये हाफ साइकिल हो गई, फिर ये हाफ, तो कंप्लीट साइकिल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एक साइकिल हो जाएगी कंप्लीट, 1 कंप्लीट साइकिल। तो ये हाफ जो इसका 1/4 टर्म मिल रहा है, तो टी का 1/4 टर्म मिल जाएगा कैपिटल टी का, तो यहां हो जाएगा t/4, और इस जगह कितना होगा, t/2, फिर यहां से 3t/4, और इस जगह पे मिल जाएगा कैपिटल टी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट हमारा स्मॉल टी वैरी कर रहा है, एक बार t/4 पे, और t इक्वल टू t/2 पे, और t इक्वल कैपिटल टी पे, और यहाँ 3t/4 पे भी हो जाएगा, वहां से कैलकुलेट करेंगे 3t/2 पे। तो t इक्वल टू अगर आप 0 ले रहे हैं, तो 0 पे क्या हो जाएगा, t इक्वल 0 ले लेंगे, तो यहां मिलेगा t इक्वल टू 0 पे। ये वेव फॉर्म किस तरीके से आपने बनाया है, उसको हम t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आई नॉट साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा, कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो करंट क्या होगा, t इक्वल 0 पे करंट कितना है, 0, यहाँ t इक्वल टू 0 पे 0। अब आप लेंगे t इक्वल टू t/4, तो t इक्वल टू t/4 पे जब कैलकुलेट करेंगे तब कितना हो जाएगा टर्म, t/4 के लिए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा i इक्वल आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी, और इस जगह पे आप t/4 यूज करेंगे। ध्यान से देखना इसको, t/4 जब यहां यूज करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, i इक्वल टू आई नॉट साइन π/2, और साइन π/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम करंट I की जो वैल्यू यहां पे मिलेगी, I इक्वल टू आई नॉट, तो यहां पे जो करंट की जो वैल्यू इस जगह पे होगी, ये पीक वैल्यू, ये इसीलिए इस वैल्यू को आई नॉट लिखते हैं, ये इसकी पीक वैल्यू है। जो मैक्सिमम करंट यहाँ पे पीक वैल्यू मिल रहा है, ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है,
इसी को एम्पलीट्यूड भी करंट का बोलते हैं, आई नॉट। इसी तरीके से बी को हम वी नॉट बोल देंगे, क्योंकि बी के लिए भी यही कैलकुलेशन होगा सेम। ये मैग्नीट्यूड है इसका, जो हम बोलते थे ना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आई इक्वल टू आई नॉट आपने टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब इसको देखते हैं टी बाई टू पे कितना हो जाएगा। टी बाई टू की वैल्यू जब यूज करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, हमारे साथ नोट करते रहेंगे। अब टी बाई टू के लिए आ जाएंगे, इसको हम साफ कर रहे हैं फिर से। अब आपको यूज करना है टी इक्वल टू टी बाई टू, वन कंप्लीट हाफ साइकिल, ये टी बाई टू। तो टी बाई टू पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी, ध्यान से देखें 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी की वैल्यू यहां यूज कर देंगे टी बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई मिलेगा। अब आपको पता है बच्चों साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई की क्या होगी वैल्यू, 0। तो यहां पे फिर से करंट हमारा क्या हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं अभी हमने 0 पे करंट 0 लिया था, तो यहां पे आई इक्वल टू 0 मिला, इस जगह पे आई की वैल्यू हमारी आई नॉट मिली, आई इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, और फिर से करंट की वैल्यू हमारी यहां पे क्या मिल गई, आई इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको डायरेक्ट यहां पे ले लेते हैं, टी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, टी इक्वल टू टी। आप देख सकते हैं कि जो वेव फॉर्म है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जिस तरीके से टाइम वैरी करता है, टी टू टी बाई टू, टी बाई 4 और टी में, तो उसी तरीके से वेव फॉर्म भी हमारा उसी जनरेट हो रहा है उसी तरीके से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 0, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो वेव फॉर्म आपने देखा, साइन को आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू यहां पे न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, और ये पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम दिया गया है तो कैपिटल टी, वन कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होगा उसको कैपिटल टी बोलेंगे। तो ये यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू आपने यूज कर ली। अब टी स्मॉल टी, क्योंकि टाइम के साथ वेव फॉर्म हमारा चेंज हो रहा है, तो टाइम की वैल्यू आपने क्या की, चेंज की, ठीक है बच्चों। टाइम की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद में टाइम को आप चेंज करते रहेंगे, उसी तरीके से वेव फॉर्म हमारी जनरेट होती रहेगी। तो ये आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लें, किस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ एसी करंट। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है पीक वैल्यू, जैसे आपको अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में हमने फेजर डायग्राम दिखाया था, किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, वन पॉजिटिव साइकिल अदर नेगेटिव साइकिल। ये अल्टरनेटिंग करंट है, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव साइकिल हो गई, और टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है कौन, करंट और वोल्टेज। इसके जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वन हाफ साइकिल इज द पॉजिटिव साइकिल, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, और इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल वन साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसी को पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं, जो टाइम उसमें लगता है उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। अब आपको ये बता रहे हैं पीक वैल्यू क्या है। जैसे करंट की अभी हमने बताया था आपको, करंट की जो वैल्यू है ये करंट की पीक वैल्यू, इसको आई नॉट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर V इक्वल टू वी नॉट, इसमें जैसे I हमारा जो ग्राफ फॉलो करता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन वेव दोनों फॉलो कर रहे हैं, वोल्टेज एंड करंट, देन बोथ पीक वैल्यू I की आई नॉट और V की वी नॉट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की फर्स्ट में, इंपॉर्टेंट पीक वैल्यू में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं इसी करंट की वो पीक वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सॉरी मीन स्क्वायर वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस।
तो मीन स्क्वायर वैल्यू ये दी गई है और रूट मीन स्क्वायर, पीक वैल्यू ये, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म हमने कंप्लीट किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, आपको याद भी रखना है और फेजर डायग्राम बनाने में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू है करंट और वोल्टेज की आपको हमने बताया, क्योंकि आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये टी यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है बच्चों, इनटू टी। तो टी वैल्यू जो मिलेगी आपको, ये इस जगह टी हो जाएगा टी बाई 4, स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई 4, क्योंकि 1/4 साइकिल ये ट्रेवल कर रही है वेव। तो 1/4 साइकिल ट्रेवल करेगी, तो यहां पे आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाई 4। टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट। तो ये इसका पीक वैल्यू है, इसी को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। तो आई की वैल्यू और वी की वैल्यू, ये पीक वैल्यू कितनी होती है, आई इक्वल टू आई नॉट और वी इक्वल टू वी नॉट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जो पीक वैल्यू होती है, आई की आई नॉट होती है और वी की वी नॉट। तो इसी को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। जो एम्पलीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वन साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने की बात करें तब भी आपको पीक वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। इसके बाद आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किए, तो उन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने के बाद उनकी कितना नंबर है, उनकी संख्या जो है उतने को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 को ऐड किया तो 4 वेलोसिटी आपने लिया, v1 v2 v3 v4, और फिर 4 से आपने डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, जिसको औसत बोलते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये औसत वैल्यू निकालना है, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो औसत वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साइकिल हमारी ट्रेवल कर रही है 0 टू t, वन कंप्लीट साइकिल हमारी कितनी है, 0 में 0 से t तक चेंज हो रही, 0 टू t/4, t/2, 3t/2, यहाँ पे हो जाएगा t। तो 0 से t के बीच में, तो हमने क्या किया, जो एवरेज वैल्यू टोटल टाइम से हमने इसको डिवाइड कर दिया फंक्शन को। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, जो टोटल टाइम दिया गया इसको डिवाइड। अब एवरेज वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 0 टू t, किसका, जो हमारी वेव जा रही है मीन स्क्वायर। तो हमने वोल्टेज का क्या किया, स्क्वायर, और वैरी कितना करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटीग्रेशन एक ऐसी फैसिलिटी हमारे पास है जो हम लोग इंटर में पढ़ लेते हैं, जिसको हमें सीधे इंटीग्रेट करने के बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है। तो इंटीग्रेशन टर्म का यूज करना, नहीं तो हमें हर एक का वोल्टेज v1 v2 सब कैलकुलेट करना पड़ता था, हम इस तरीके से फाइंड करते। तो इंटीग्रेशन से हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो v एवरेज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v एवरेज का स्क्वायर, या फिर आप सफिक्स में a भी लिख दें, बस v और सफिक्स में a भी, तो v एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से हो जाएगा v एवरेज इक्वल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t को ऐसे लिख लेंगे, v स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो dt का क्या हो जाएगा, t, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू कैपिटल T, यही होगी ना। तो यहां से v एवरेज जो वैल्यू मिलेगी, v एवरेज स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे मिल जाएगा 1/t इंटू वी स्क्वायर और इंटू हो जाएगा t, तो t से t कैंसिल। तो ये जो b स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल गई वो कितनी आ जाएगी, b एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू v नॉट, यही मैक्सिमम वैल्यू है, v नॉट इसी को बोलते हैं v नॉट स्क्वायर। तो यहां पे आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये b एवरेज की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, b एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी में रूट ले लेते हैं। जब b एवरेज इक्वल टू लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर वैल्यू का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां से रूट निकाल लेते हैं, तो b एवरेज इक्वल टू रूट ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मीन स्क्वायर में इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
करंट की निकालनी है, वोल्टेज की निकालनी है, दोनों में कोई एक आपको कैलकुलेशन करना और सिमिलरली लिख देना है। करंट के लिए ये हो जाएगा, तो करंट के लिए यहाँ हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया है, आपको करंट कैलकुलेट करके दिखा देना है। तो इस तरीके से अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं पता है तो वही हम बता रहे थे, आपको ऐसे करंट जोड़ना पड़ता अगर आप इंटीग्रेशन ना जानते। तो इंटीग्रेशन का ये इंपॉर्टेंट है कि आपने वोल्टेज को अल्टरनेटिवली नहीं जोड़ा है, सीधे डायरेक्ट आपने वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट, क्योंकि जो वेरिएशन क्वांटिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। वेरिएबल जो होते हैं तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर लिया फंक्शन का और निकला है। इसी तरीके से करंट आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर I3 डॉट डॉट n तक n से डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू को भी हम बाय इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, वो वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ I एवरेज का स्क्वायर, क्योंकि एवरेज स्क्वायर ये कैलकुलेट किया है, यही वैल्यू तो आती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एवरेज स्क्वायर। तो एवरेज स्क्वायर की जब वैल्यू आ जाएगी तो आरएमएस की जो वैल्यू हो जाएगी वो I0 अपॉन रूट 2, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आरएमएस की, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद में बी एवरेज की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी I0 अपॉन रूट 2। तो I0 अपॉन रूट 2 की जो वैल्यू है, रूट 2 कितना होता है 1.414, तो 1.414 को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 0.707 I0। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7% करंट हो जाएगा। तो IRMS करंट का जो पीक वैल्यू है वो कितने परसेंट होती है, 70.7%। तो यहां से RMS जो वैल्यू हो जाएगी इसकी करंट की, RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 अपॉन रूट 2। RMS वैल्यू क्या मिलेगी, V0 अपॉन रूट 2। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं V0 अपॉन रूट 2 की वैल्यू फिर वही रखना है, तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू भी आ जाएगी 0.707 V0। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है क्या, अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अपने होम पे डोमेस्टिक में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किए जा रहे हैं तो वो क्या है, उसमें करंट कितना आता है 220 वोल्ट 220। तो ये जो 220 जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है, क्या वैल्यू है, आरएमएस। 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू होती है। इसीलिए जब करंट किसी ह्यूमन बॉडी को से कनेक्ट करता है उसको, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है जब, तो उसको बहुत ज्यादा वो इंजर्ड हो जाता है, उसको हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। उसका कारण ये है क्योंकि पीक वैल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो जा रही है वो 220 वोल्ट जा रहा है, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसकी पीक जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, V0 इक्वल टू VRMS इंटू रूट 2, VRMS इंटू रूट 2। तो यहां पे V0 की जो वैल्यू हो जाएगी, VRMS की वैल्यू यहां पे V0 की वैल्यू कैलकुलेट करो, VRMS है कितना 220, क्योंकि जो घरों में जो सप्लाई हो रही है वो कितनी है 220 वोल्ट, और रूट 2 की जब वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा 1.414, कितना हो जाएगा 1.414। इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 311 वोल्ट। तो एक बार में जो एक पल्स पीक पल्स मिलेगी, जो एक पल्स का जो आपको शॉक लगेगा तो वो शॉक कितने वोल्ट का होगा, 311 वोल्ट का। 220 की जो सप्लाई आ रही है VRMS वैल्यू जिसकी 220 वोल्ट है, अगर वो करंट किसी ह्यूमन बॉडी को लगेगा तो उसका शॉक कितना होगा 311। तो 311 वोल्ट का शॉक लगेगा, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है कंपैरिजन टू डीसी। इसीलिए कहते हैं एसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है डीसी के कंपैरिजन में। तो एसी डेंजर कंपैरिजन टू डीसी, उसका कारण यही है, आप यही बता सकते हैं, क्योंकि VRMS वैल्यू क्या होती है डोमेस्टिक पर्पस पे 220 वोल्ट, ठीक है, जो सप्लाई आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2, V0 अपॉन रूट 2। तो V0 की जो वैल्यू हो जाएगी, जो पीक वैल्यू निकलेगी करंट की या वोल्टेज की, वो कितनी हो जाएगी VRMS इंटू रूट 2। तो VRMS की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, रूट 2 कितना होता है 1.414। इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो ये लगभग 311 के लगभग आएगी, कितनी हो जाएगी 311। तो 311 का शॉक पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो ये आप
टर्म को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट क्वांटिटी लाइक मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो मीन और एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट, अभी आपने रूट मीन स्क्वायर और मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की थी, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की आपको हमने बताया था, पीक वैल्यू जो होती है वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू, जैसे यहाँ पे वोल्टेज भी वी नॉट होगा इस वैल्यू पे, आई और बी के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आई और बी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू ये पीक वैल्यू है, ठीक है, वी नॉट और आई नॉट। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं वन हाफ साइकिल के लिए, तो ये 0 हो जाएगा टी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टी इक्वल टू टी बाई टू, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू टी बाई टू आई डी टी, 0 टू टी बाई टू डी टी। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू होती है वो आपको हमने बताया था, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dt आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, साइन का cos ओमेगा t यहां से निकाल लेंगे, माइनस का cos ओमेगा t, और ये dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा t बाई टू। जब वैल्यू यूज कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद में 0 t बाई टू, और ओमेगा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब आप वैल्यू यूज करेंगे तो i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा को आप जरूर ये नोट कर लेना, जब क्योंकि वैल्यू जब यूज करोगे t बाई टू टी की जगह, तो ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी के फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप जब इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू यूज करोगे तब ये टर्म कैंसिल हो पाएंगे। तो ओमेगा का कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, अगर ओमेगा कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर आप इस फेज की वैल्यू, जो इसका एंगल है थीटा, जो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल निकालना है आपको, ये थीटा जो निकलेगा वो फेज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कभी, इसलिए फेज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो तभी आप t, यहाँ पे जब t की वैल्यू यूज करोगे तो t से t टर्म कैंसिल होंगे, तब वहां पे वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि ये टर्म साइन वाला टर्म cos में कन्वर्ट हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, cos 2 पाई साइन cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, 2 पाई की +1, तो cos की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये टर्म हमारा 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ये याद रखना टर्म 2 अपॉन पाई आई नॉट। जो पीक करंट का जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2 अपॉन पाई होती है, पीक करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन पाई। इसी तरह से वोल्टेज के लिए भी आप यही सेम फार्मूला वोल्टेज में यूज कर सकते हैं, वी नॉट भी क्या होगा, जो वी होगा पीक वैल्यू, जो वी एवरेज निकालेंगे वो हो जाएगी 2 अपॉन पाई वी नॉट, ठीक है। अब 2 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, जब यहां यूज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.637 आई नॉट, 0.637 आई नॉट। इसी तरह से वी एवरेज की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी, वी एवरेज इक्वल टू 0.637 वी नॉट, दोनों की वैल्यू सेम होगी एवरेज वैल्यू। तो ये वन कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। तो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला ये इन टर्म ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म में आपने कैलकुलेट कर दिया। बस आपको याद मेमोरी में रखना है कि वी एवरेज या आई एवरेज की वैल्यू सेम होती है, और जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 अपॉन पाई का पीक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पीक वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद पीक टू पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीक टू पीक वैल्यू कितनी है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहां पीक टू पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड आप रखते हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा वन हाफ साइकिल का पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, 0। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पीक वैल्यू आप कैलकुलेट करने वी नॉट है, इसकी भी जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी पीक वी नॉट, लेकिन ये माइनस का टर्म है, ठीक है, हम मान रहे हैं माइनस है, लेकिन जब पीक वैल्यू ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड के टर्म में यूज करेंगे, और मैग्नीट्यूड किसी का सबका पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ हो जाएगा, पीक वैल्यू जब आप निकालेंगे तो पीक वैल्यू हो जाएगी वी नॉट प्लस वी नॉट। वन कंप्लीट साइकिल की जो पीक वैल्यू होगी वी नॉट प्लस वी नॉट। आपको न्यूमेरिकल में ये टर्म मिलेगा जरूर, पीक टू पीक वैल्यू, कोई साइनसॉइडल वेव फॉर्म देगा, उसका पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, तो पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो पीक होता है वन कंप्लीट साइकिल का वो वी नॉट प्लस वी नॉट,
तो ये होता है 2V0। कितना होता है 2V0। तो पीक टू पीक वैल्यू, अब आपको पता है अगर IRMS की वैल्यू दी जाए तो IRMS कितना होता है, जो VRMS निकालते हैं, VRMS क्या होता है V/V0/√2। VRMS कितना है V0/√2। तो ये जो वैल्यू आपको VRMS के टर्म में अगर आपको लिखना है पीक वैल्यू, ये तो आपने जो पीक वैल्यू निकाली है पीक वोल्टेज के टर्म में निकाली है, लेकिन अगर पीक वोल्टेज को आप रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी V0 = √2 VRMS। यही तो वैल्यू आ गई कैलकुलेट होने के बाद। तो V0 की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा V2 √2 VRMS। तो ये पीक वैल्यू आपने कैलकुलेट किए, दोनों पीक वैल्यू हैं, ये इन टर्म ऑफ वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये इन टर्म ऑफ VRMS। आपको न्यूमेरिकल में जो टर्म दिया जाए पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करना, RMS की वैल्यू अगर दी जाए तो 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पीक वैल्यू अगर वोल्टेज की दी जाए तो V0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × V0। V0 की वैल्यू यहां यूज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हैं कि ये टर्म है क्या, जैसे आप निकालते हैं फॉर्म फैक्टर, हर एक जगह न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है फॉर्म फैक्टर क्या है, लास्ट में फॉर्म फैक्टर आपसे पूछा जाता है। तो फॉर्म फैक्टर जो को हम रिप्रेजेंट करते हैं RF से, ये RMS वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट अपॉन एवरेज वैल्यू। तो रेशियो बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो अल्टरनेटिंग करंट का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं RF, मींस फॉर्म फैक्टर। क्या कहते हैं फॉर्म फैक्टर। तो ऊपर क्या होता है RMS होता है और नीचे क्या होता है एवरेज। ये करंट की जो IRMS जो वैल्यू होगी अपॉन एवरेज वैल्यू I एवरेज, ये दो रेशियो होते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब आपको पता है करंट की RMS वैल्यू क्या होती है I0/√2, एवरेज वैल्यू कितनी होती है 2/πI0। तो यहां पे दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे तो यहां से फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। ये आपको करना है, और करने के बाद में आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं कि RF कितना होगा। IRMS की वैल्यू आपको पता है, VRMS IRMS इक्वल है, तो IRMS क्या हो जाएगा I0/√2। ठीक, और I एवरेज की वैल्यू कितनी है 2/πI0। तो आप इसका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना है। ठीक है, पीक फैक्टर कितना है, RP की वैल्यू जो कितनी होती है, ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अपॉन RMS वैल्यू। तो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू आपको सबको पता है, पीक वैल्यू क्या होती है वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू होती है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी पीक वैल्यू को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये पीक वैल्यू हो जाएगी V0 और I0। क्या हो जाएगी बच्चों, पीक वैल्यू जो हो जाएगी V0 या I0, और RMS वैल्यू आपको करंट की पता है, तो पीक वैल्यू हो जाएगी जो वोल्टेज के करंट की जो पीक वैल्यू हो जाएगी I0, और करंट की RMS वैल्यू हो जाएगी IRMS। तो पीक वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं, आपको IRMS वैल्यू यूज करना है और पीक फैक्टर आप कैलकुलेट करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है फॉर्म फैक्टर कितना है, तो फॉर्म फैक्टर को आप जरूर, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। एसी सर्किट में जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस होता है वायर में, फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR, B प्रोपोर्शनल टू I, उसमें कई तरह के रेजिस्टेंस जो होता है, एक करंट का रिएक्टेंस की तरीके से, जैसे एक होता है टर्म इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस, ये टर्म होते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में। ये भी क्या करते हैं अपोज करते हैं, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अपोजिशन ऑफर्ड इन AC सर्किट फ्लो ऑफ AC करंट, जो अल्टरनेटिव करंट फ्लो करता है उसका क्या अपोज करता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का यूज करते हैं ना सर्किट में, उसी तरह का काम करता है इम्पीडेंस। ये इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो इम्पीडेंस Z को आपको ध्यान रखना है, इम्पीडेंस
और इम्पीडेंस भी रेशियो होता है, जैसे रेजिस्टेंस जो रेशियो होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, इसी तरह से इम्पीडेंस भी रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का। दूसरा होता है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस ये भी एक अपोजिशन ऑफर करता है, इसमें एसी सर्किट में, लेकिन एसी सर्किट में वहां पे इंडक्टर होना चाहिए और कैपेसिटर होना चाहिए। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर, तो इंडक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंडक्टर हो गया, और कैपेसिटर किस तरीके से लगा होता है ये। तो अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उस जगह पे रिएक्टेंस, वहां पे जो टर्म आप यूज करेंगे वो रिएक्टेंस का यूज करेंगे, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंस दो तरीके का लगेगा, एक इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस उसको एक्सएल से लिखेंगे, और कैपेसिटिव सर्किट के रिएक्टेंस को एक्सी से लिखेंगे। अगर कैपेसिटर, जैसे यहां पे ये सर्किट होना चाहिए, ये इंडक्टर और कैपेसिटर का अगर सर्किट कहीं भी यूज है तो ये एक्सी हो जाएगा। ये दो सर्किट है। अब इनका फार्मूला क्या होगा, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में फार्मूला लिखना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको फार्मूला लिखना है। तो एक्सल जो हो जाएगा, एक्सल को लिखेंगे ओमेगा है। क्या लिखते हैं, ओमेगा है। एक्सल होता है ओमेगा है। एल क्या है, रिएक्टेंस। एल को हम इंडिकेट करते हैं रिएक्टेंस से, और जो कैपेसिटेंस होता है उसको सी से लिखते हैं। ठीक है, एक्सल इज इक्वल टू ओमेगा है, और यहां पे लिख देंगे एक्सी, इसको लिखते हैं 1 ओमेगा सी। ये क्या है, 1 ओमेगा सी। तो एक्सल और एक्सी के फार्मूले आपको आना चाहिए। तो आपको पता है जो अपोजिशन होता है किसी ऑफर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और वो अल्टरनेटिंग सर्किट, उसमें होना चाहिए एक रिएक्टेंस होना चाहिए, एक कैपेसिटेंस होना चाहिए। इस तरीके का अगर सर्किट है जहां रिएक्टेंस है तो वहां पे एक्सएल लगेगा, और कैपेसिटेंस है वहां पे सी। कैपेसिटेंस वाले सर्किट में जो रिएक्टेंस लगेगा वो एक्सी लगेगा। तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर किसी सर्किट में है तो उस जगह पे हम जो रेजिस्टेंस को बोलेंगे वो रिएक्टेंस हो जाएगा, रिएक्टेंस एक्स। तो एक्सएल और एक्सी, और इसका आपको फार्मूला पता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू एल, और एक्सी हो जाएगा 1/2 पाई न्यू सी। ठीक है, तो ये टर्म नोट करते जाएं। इसके बाद में आपको ये समझ में आ गया दोनों टर्म, एक्सएल और एक्सी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो इसको आप समझ लें अच्छी तरीके से। एक्सएल रिएक्टेंस सर्किट है, एक्सी कैपेसिटेंस सर्किट है। एक्सएल को ओमेगा एल लिखेंगे, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखते हैं, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल हो जाएगा। एक्सी लिखते हैं 1 ओमेगा सी, तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई न्यू सी। ठीक है, ये टर्म एक्सएल एक्सी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, और जब आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, ये जब सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे ये टर्म आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए आपको बेसिक जो इसका है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं एमिटेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एमिटेंस। तो एडमिटेंस पे आएंगे। तो एडमिटेंस क्या होता है, तो इसमें एडमिटेंस में इज द रेशियो ऑफ, इसको पहले हम जेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इम्पीडेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इसको बोलते हैं एडमिटेंस, रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इम्पीडेंस रेशियो बिटवीन पीक वोल्टेज और पीक करंट का जो रेशियो होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस जेड। वही हमने बताया कि आर की तरह आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर को याद रखेंगे। तो कॉमन सर्किट के लिए इम्पीडेंस हम यूज करते हैं जहां पे कई तरह के कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ये यूज किए, तो वहां पे हम जेड निकालते हैं। ठीक है, तो जेड जब कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, पीक वैल्यू वोल्टेज की, पीक वैल्यू करंट की जो इसका रेशियो होता है वो हो जाएगा इम्पीडेंस। इसी तरीके से पीक वैल्यू में हम आरएमएस और करंट की रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इनका भी एवरेज होता है। तो ये सब वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जेड यहां से हमें मिल जाएगा, और जेड का जब रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल को जो रेसिप्रोकल हो जाए उसी को बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, इसके बाद लास्ट टर्म है
ससेप्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ससेप्टेंस क्या होता है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक, तो ससेप्टेंस जो रेसिप्रोकल है किसका है? रिएक्टेंस का। तो ससेप्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। ससेप्टेंस हम किस सर्किट में निकालेंगे? जहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट है वहां पे ही ससेप्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं। तो ससेप्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। तो ससेप्टेंस इज टू टाइप्स, वन इज द इंडक्टिव सर्किट एंड अदर इज द कैपेसिटिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्स, जो एक्सएल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल एंड एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्ससी। तो एस एल आपको कैलकुलेट करना है। एस एल इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू क्या है? अभी आपको पता है ओमेगा है, तो यहां हो जाएगा ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यूज करना चाहे कर दे, नहीं तो 2 पाई न्यू लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं कोई जरूरत नहीं है। आप ओमेगा एलिमेंटर में लिखेंगे तब भी सही है। एक्ससी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्ससी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होता है? तो एक्ससी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, ये ओमेगा सी आ जाएगा ऊपर, तो एक्ससी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा सी। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि ससेप्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है एंड एम्पीडेंस क्या होता है। तो ये सब टर्म एम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस एंड ससेप्टेंस आपको ये बेसिक आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। जहां पे आपको रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट मिलेगा, प्योर कैपेसिटेंस का सर्किट मिलेगा, प्योर रिएक्टेंस का सर्किट मिलेगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्किट आरसी, आरएल, ठीक है, सीआर, इनका कॉम्बिनेशन होगा, फिर एलसीआर सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अभी बच्चे देने जा रहे हैं, और नीट और जो जेई एडवांस के आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छोटे टर्म आप भूल जाते हैं, जो न्यूमेरिकल आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 टर्म आपको याद रखना है कि होते क्या है चारों टर्म, और इनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आप किसी जगह ससेप्टेंस का टर्म उसने यूज किया, कैलकुलेट द ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस आप मेमोराइज नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है क्या है, तो वहां पे आपको गलत, ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। इसलिए रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको ससेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इंपीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो एडमिटेंस होता है। ठीक, तो ये टर्म आप कैलकुलेट करना जान जाएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट सर्किट नहीं आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, जो अल्टरनेटिंग करंट का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे लास्ट ये टर्म है पावर फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आपको हर एक न्यूमेरिकल में पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। इससे पहले पावर फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले आप पावर कैसे किसी सर्किट की निकालेंगे, अल्टरनेटिंग सर्किट की, तो उसको इससे पहले आपने 11th में आपने पढ़ रखा था, जब आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हीट का पोर्शन पढ़ा होगा तो वहां पे पावर निकालने के लिए आता है। तो वो डीसी सर्किट के लिए या फिर आपने हीट में पावर निकाली होगी, तो यहाँ पे P = W/T से निकालते हैं। तो डीसी सर्किट की पावर जो होती है P = VI आप जनरली निकाल लेते हैं, लेकिन एसी सर्किट की पावर आप ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि एसी सर्किट में फेज चेंज होता है। फेज वो लेग कंडीशन में, लेग और लीडिंग कंडीशन और लैग कंडीशन रहती है, तो उसमें क्या होगा, 5 वैल्यू हमारी चेंज होती है अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये फेज हमारा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीसी सर्किट का P = VI ये जनरल फार्मूला आप यूज कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एसी सर्किट के लिए P = VI cos phi होता है, फाई एंगल, क्योंकि जो करंट होता है वो अल्टरनेट चेंज होता है, इसलिए इसका फेज चेंज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फेज जो चेंज होता है तो कोसाइन जो होता है उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं cos phi। तो यहाँ पे ये पावर का आपने फार्मूला, पावर 3 टाइप्स, वन इज द इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, एवरेज को ट्रू पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर, अपरेंट और वर्चुअल पावर। अपरेंट पावर मतलब वर्चुअल क्या है, वर्चुअल और रियल पावर में जो ट्रू वैल्यू है इन दोनों में डिफरेंस ये है। वर्चुअल वैल्यू जो आप क्या करते हैं, आभास कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू आप कनेक्ट हैं। रियल वर्ल्ड में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम बैठे हुए वो रियल वर्ल्ड्स में, ये रियल। और वर्चुअल क्या है, जो ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म हम
आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये वर्चुअल हो गए। तो वर्चुअल पावर मतलब आभास करते हैं, आभासी पावर होती है जो, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल। और रियल पावर जो होती है उसको ट्रू पावर भी बोलते हैं, ये इसी को एवरेज पावर बोलते हैं। तो ये एवरेज पावर ही है। तो इस तरीके से जो पावर है एसी सर्किट की, तीन तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर में क्या है कि जब कोई भी करंट जैसे इस तरीके से वेरी कर रहा है और वोल्टेज इससे 90 डिग्री लीडिंग या 5 लीड्स है, ठीक है, तो ये लीडिंग कंडीशन में और करंट लेग कंडीशन में अग्रगामी और पश्चगामी पढ़ते हैं ना, तो करंट हमारा अग्रगामी वोल्टेज, जैसे करंट की वैल्यू ये आई है, तो वोल्टेज हमारा इससे 5 डिग्री अग्रगामी है। तो अग्रगामी होगा, लीडिंग कंडीशन होगा तो लीड करेगा। तो यहाँ पे जैसे करंट लीड कर रहा है तो करंट का फार्मूला हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी प्लस 5। अगर हमारा करंट लीडिंग कंडीशन हो गया, आप I लिख सकते हो और इस जगह पे V। वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो जीरो से चलेगा उसका फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या I यहां से चलता जीरो से तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर कोई कंडीशन लीडिंग में जा रही है 5 डिग्री, तो लीड में जो जाएगी तो उसमें फेज में 5 प्लस हो जाएगा। अब यही लेग कंडीशन में आ जाता, पश्चगामी हो जाता। तो पश्चगामी के लिए क्या होता है, जैसे करंट हमारा वोल्टेज इस तरीके से चल रहा है, वी आई का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट हमारा इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू से मूव कर रहा है, तो यहां पे 5 डिग्री चेंज आ गया, तो v की वैल्यू तो वही होगी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन I हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट I चेंज हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अगर लेफ्ट कंडीशन में तो फेज का माइनस हो जाता है और लीडिंग कंडीशन में तो फेज प्लस में हो जाता है, ठीक है। अग्रगामी के केस में फेज जुड़ जाता है और पश्चगामी के केस में क्या होता है, फेज को घटा देते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अग्रगामी है करंट, या वोल्टेज अग्रगामी है, या करंट हमारा पश्चगामी या वोल्टेज पश्चगामी। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो लीडिंग और लेग कंडीशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट जो वेरी कर रहा हूं 5 फेज लीड में है, अग्रगामी है इसलिए प्लस हो गया, पश्चगामी होता है तो माइनस होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो निकल आएगी तो P इक्वल टू वी आई होती, तो P वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वैल्यू आ जाती है, इसको आप नोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है एवरेज वैल्यू और ट्रू पावर। एवरेज पावर कहते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं। एवरेज पावर और ट्रू पावर। तो P एवरेज की जो वैल्यू होती है वी आर एम एस आई आर एम, P इक्वल टू वी आई, तो याद रहेगा V की जगह वी आर एम एस, आई की जगह आई आर एम एस। और क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं तो आपको पता है फेज जरूर इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे cos फाई। तो P एवरेज की जो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, क्या है, P एवरेज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू। तो इसको लिख देंगे वी नॉट रूट टू इंटू रूट टू अपॉन में 2 हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 2 कॉस 5 हो जाएगा। अब P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आपने पढ़ा है पहले से, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये एक जनरल फार्मूला। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन निकालते हैं ना, तो वहां पे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो V इक्वल टू आई आर, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से रख सकते हैं, या P इक्वल टू वी आई से ये कैलकुलेट किया गया। P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, और V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल टू आई आर, तो P इक्वल टू वी आई होगा, और V की जगह I रखेंगे आई आर, तो I इंटू आई मिलकर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करिए ये वैल्यू। तो P एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर, तो ये वैल्यू ट्रू वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आ गया। ट्रू वैल्यू में आई आर एम एस टर्म का यूज करते हैं। अब आते हैं अपरेंट और वर्चुअल पावर पे। अपरेंट पावर और वर्चुअल पावर क्या है, जो आभासीय पावर निकालते हैं, आभासीय शक्ति क्या है,
तो यहां पे आपको अपरेंट जो पावर आपको कैलकुलेट करनी है, पी अपरेंट इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज और करंट की वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। वी आरएमएस और आई आरएमएस का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वी आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट टू हो जाएगा, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। तो आप एक फिर से आप रिवीजन कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फेज के साथ चेंज हो रहा है सडन, तो उसमें इंस्टेंटेनियस पावर वहां कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर पूरी साइकिल के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे एवरेज साइकिल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज साइकिल के लिए वी आरएमएस आई आरएमएस और फेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपरेंट पावर कैलकुलेट करते हैं, अपरेंट पावर में क्या होता है, इसमें फेज इंक्लूड नहीं होता है, केवल वी आरएमएस और आई आरएमएस का टर्म होता है, वी नॉट दोनों को वैल्यू यूज कर देते हैं और यहाँ पे टर्म ये निकाल देता है। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। एक छोटा सा हमने यहाँ पे दिया था डीसी सर्किट में क्या होता है याद करने के लिए, और एसी सर्किट में पावर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंट, एवरेज और अपरेंट, ठीक। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। आप इस टॉपिक को अपने दिमाग में रख लें कि दिमाग में समझने के लिए है पावर फैक्टर है क्या, इसीलिए हमने पावर का टर्म भी डिफाइन किया है। अगर क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म तो पावर फैक्टर है, न्यूमेरिकल के लिए आपको पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो पावर फैक्टर आप जो कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर फैक्टर में आपको सीधे क्या करना है, कॉस फाई कैलकुलेट करना है किसी सर्किट में। जिस तरीके का सर्किट है वहां पे वैसे कॉस फाई किसी सर्किट का फेज कैलकुलेट करेंगे तो भी वो पावर फैक्टर हो जाएगा। जहां पे आपको फेज कैलकुलेट करना आ रहा है तो वो पावर फैक्टर का ही टर्म हो जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस का जहां पे रेशियो निकालेंगे वो भी पावर फैक्टर का ही टर्म है। ये भी क्या है, पावर फैक्टर का टर्म, ये पावर फैक्टर आर अपॉन जेड। और एक टर्म इसका पावर फैक्टर निकालने का, ये ट्रू वैल्यू और अपरेंट वैल्यू मींस एवरेज पावर को तो ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एवरेज पावर और वर्चुअल पावर या अपरेंट पावर, इनका जो रेशियो होता है उससे भी आप पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, कॉस फाई किसी सर्किट का कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके की सिचुएशन है उस सर्किट में। किसी सर्किट में फेज अब कैलकुलेट करना नहीं है, उस सर्किट का पावर फैक्टर पूछ रहा, और रेजिस्टेंस और इंपीडेंस आपको पता है, तो फिर आपको आर अपॉन जेड का रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। और किसी सर्किट में अगर आपको फेज दिया गया, केवल फेज है, आर अपॉन जेड का रेशियो कहीं नहीं मिल रहा, तो आप कॉस फाई कैलकुलेट कर लेंगे उस सर्किट का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रू पावर अपरेंट पावर। इस जगह कहीं इस तरीके की सिचुएशन है किसी न्यूमेरिकल में जहां पे आपको ट्रू वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, अपरेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो वहां पे पावर फैक्टर इन दोनों का रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें।